आज का चैप्टर है ब्रॉन फ्रेन। एक तो इसका नाम ही बड़ा अजीब है, ध्यान से लिखना, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। इसका यूरी था, यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का जैव पारिस्थितिक सिद्धांत, यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, कुछ भी कह दो भाई। देखिए काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। यूरी ब्रेन फ्रेनर अमेरिका के बंदे थे ये, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमेशा कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। 100% नहीं, 200%। तो कितने स्टार लगाओगे इस पे भाई? इस पे 7-8 स्टार लगा लो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आया है। तो 5 स्टार से ऊपर जो क्वेश्चन है इसका मतलब वो अब भी आएगा, ठीक है। अब देखिए यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत, जिसको हम जैव पारिस्थितिक सिद्धांत कहते हैं। यूरी ब्रेन फ्रेन ब्रेनर जो है वो अमेरिका के थे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है वो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। अब क्या हुआ, यूरी ब्रेन फ्रेन ब्रेनर का जो मतलब था, उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा होता है, मतलब किसी भी चीज के सेंटर में बच्चा होता है, तो वो हमेशा समाज से, पर्यावरण से, वातावरण से, अपने आसपास की सोसाइटी से जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या बोला, उसने बोला जैव पारिस्थितिक सिद्धांत, ठीक है। उसने इस सिद्धांत का नाम दिया जैव पारिस्थितिक सिद्धांत। कहने का मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम। इको मीन्स आपका इको, आपका एनवायरमेंट, आपका आसपास का वातावरण, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आसपास का एनवायरमेंट या आसपास का वातावरण, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। तो यूरी ब्रेन फ्रेन ब्रेनर क्या कहता है कि जो बच्चा है वो अपने आसपास के वातावरण की लेयर से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो इसी तरीके से आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से थे। अरे भाई 11 बजे टाइम नहीं था, तुम है ना थोड़ा थोड़ा ना कुछ समझा करो। वो एक्चुअली मैं गो लाइव दबा रही थी, वो इंग्लिश की बजाय साइकोलॉजी की क्लास गो लाइव दब गई। तो कोई बात नहीं, मैडम ने पढ़ा दिया, मैंने उसका टाइटल बदल दिया। तो वो मतलब गलती से गो लाइव का बटन मैंने नहीं देखा, वो इंग्लिश की बजाय साइकोलॉजी की क्लास पे दब गया। तो वो पढ़ा तो मैडम ही रही थी ना, तो इतना मत सोचा करो तुम। थोड़ा थोड़ा ना अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। और साइकोलॉजी तो बहुत ज्यादा कॉमन सेंस लगाने की चीज होती है। हाँ, तो इकोलॉजिकल सिस्टम, तो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जैव पारिस्थितिक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत, ठीक है। अब ये सिद्धांत इसने 5 लेयर्स में दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 लेयर्स दिए थे, 5 आयाम, 5 सतह, 5 लेयर्स दिए थे। ये क्या कहता है कि जो एक बच्चा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है भाई एक ये अपना बच्चा है, सेंटर में ये कौन है? चाइल्ड, ठीक है। सेंटर में ये चाइल्ड है। तो ये कहता है चाइल्ड के ऊपर लेयर्स होती हैं, ये एक पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर और ये 5वीं लेयर, ठीक है। ये कहता है भाई किसी भी बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, किसी भी बच्चे का जो इंप्रेशन होता है, कोई भी बच्चा जो इम्पैक्ट होता है, तो वो 5 लेयर से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। किससे इम्पैक्ट होता है? ये 5 लेयर से इम्पैक्ट होता है। अब देखिए कैसे कैसे है ये 5 लेयर, इनको समझते हैं। सबसे मेन कौन है? सेंटर में आपका चाइल्ड है। सेंटर में कौन है भाई? आपका चाइल्ड है। तो सबसे पहला जो होता है, वेरी फर्स्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे लघु मंडल, ठीक है। जो पहली लेयर होती है उसका नाम होता है, सबको डिटेल से समझाऊंगी, लघु मंडल। मैक्रो नहीं, मैक्रो तो बड़ी वाली को बोलते हैं ना, माइक्रो, माइक्रो होता है भाई छोटा, तो इंग्लिश में सॉरी माइक्रो होएगा। तो सबसे पहला जो शब्द होगा वो माइक्रो होगा, जिसको आप लघु मंडल कहते हैं। हाँ, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी भी इसी बोलते हैं, जैव पारिस्थितिक। तो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी भी इंग्लिश में इसी थ्योरी का नाम है, ठीक है। अब देखिए इसको मैक्रो नहीं, इसको माइक्रो कर लो भाई, क्योंकि छोटी चीज के लिए माइक्रो वर्ड यूज होता है और बड़ी चीज के लिए मैक्रो शब्द यूज होता है।
तो सबसे पहला जो इसका लेयर होता है, सबसे पहले तो पांचों लेयर को याद कर लो। पहली लेयर होती है कौन सी? माइक्रोसिस्टम। दूसरी जो लेयर होती है, नंबर 2 वाली जो लेयर होती है, वो होती है, यहां दूर करके लिख देती हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। पहली लेयर का नाम है माइक्रोसिस्टम, मतलब हिंदी में लघु मंडल, ठीक है। दूसरी लेयर का नाम है, इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल दिख रहा है ना, मीजो सिस्टम। दूसरी लेयर का नाम है मध्य मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? मीजो सिस्टम। तीसरी लेयर का नाम है, ये जो तीसरी लेयर है इसका नाम है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सो सिस्टम। तीसरी लेयर का नाम है बाह्य मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्सो सिस्टम। चौथी लेयर का नाम है, इधर लिख रही हूं मैं चौथी लेयर, वृहत मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मैक्रो सिस्टम। और पांचवी जो लेयर है ये, इसको बोलते हैं घटक मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। अगेन आई रिपीट ऑल द 5 लेयर्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझाऊंगी। ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर कहता है कि भाई मेरा जो डेवलपमेंट होता है उसके सेंटर में बच्चा होता है, मतलब मेरा जो डेवलपमेंट होता है उसके सेंटर में बच्चा होता है। उसने कहा है जैव पारिस्थितिक कि जो आसपास की बायोलॉजिकल घटनाएं हैं, जो एनवायरमेंटल घटनाएं हैं, खुद का विकास है, सबको मिक्स मैच होके बच्चा जो है जीवन में आगे बढ़ता है। तो कहते हैं सेंटर में तो मेरा बच्चा है, मतलब ये सपोज मैं हूं, मतलब आई एम नॉट ए बच्चा अब, बट मेरे तो बच्चे हैं, बट मैं जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो मैं बच्चा हूँ, ठीक है। अब ये मैं हूं, अब मेरे ऊपर सबसे पहली लेयर है, उसका कुछ नाम दे दिया, तो वो कहता 5 लेयर है, ऐसी ऐसी करके 5 लेयर हैं। तो पांचों का आपको सबसे पहले नाम ध्यान रखना है कि 5 लेयर में से सबसे पहली लेयर कौन सी है? माइक्रो। माइक्रो क्योंकि जो लघु, लघु आपको पता, सूक्ष्म, सूक्ष्म टीचिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग। तो पहली जो लेयर है उसका नाम होता है बेटा माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो पहले इसको नाम ही याद करेंगे। दूसरी लेयर का जो नाम होता है वो होता है मध्य मंडल। तो पहली छोटी, ऐसे याद कर लो, पहली छोटी, फिर उसके ऊपर कुछ आ गया मध्य में, पहली छोटी, फिर मध्य मंडल, जिसको हम मीजो सिस्टम बोलते हैं। तीसरी लेयर का नाम होता है बाह्य मंडल, जिसको हम एक्सो सिस्टम बोलते हैं। चौथी लेयर का नाम होता है वृहित मंडल, जिसको हम मैक्रो, मतलब बड़ा, जिसको हम मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। प्रिया मैं लास्ट में बताऊंगी आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको हम मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। और पांचवी लेयर का नाम होता है क्रोनो सिस्टम, जिसको हम घटक मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुई, ये 5 लेयर होती हैं। अब ये बता रहा है कि 5 लेयर बच्चे को किस किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, बच्चे का कैसे कैसे रिश्ता होता है, किस लेयर के अंदर क्या क्या आता है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की किस लेयर में क्या आता है और किस लेयर में क्या नहीं आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले बच्चा है, तो सबसे पहली लेयर है उसकी माइक्रो सिस्टम, मतलब उसका लघु मंडल। तो बच्चे का लघु मंडल क्या होगा? मान लो मैं हूं, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा चीज क्या है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स। बच्चे को, अपने आप को बच्चा कोरिलेट करके चलो, बच्चे को ही डायरेक्ट लो कि एक बच्चा है। अब बच्चे का सबसे पहले जो इंटरेक्शन हो रहा है, सबसे पहले जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो सीधी सी बात है वो किसके साथ डेवलपमेंट हो रहा है? किसके साथ डेवलपमेंट हो रहा है भाई? वो तो सबसे पहले उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसके पेरेंट्स के साथ हो रहा है। सोचो, मतलब कुछ भी रटना नहीं है, सोचो वो पैदा हुआ तो सबसे पहले जो उसका रिलेशन बन रहा है वो उसके पेरेंट्स के साथ बन रहा है। यहां से लिखते हैं, यहां से आपको क्लियर दिखता रहेगा। तो पहली जो है माइक्रो सिस्टम, मतलब लघु मंडल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं इसके। अब सबसे पहले बच्चे का जो पहला इंटरेक्शन हो रहा है भाई, तो ये उसके पेरेंट्स के साथ हो रहा है, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर क्या आ गए? उसके पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स के साथ साथ क्या है? उसके फ्रेंड्स, ठीक है। पेरेंट्स के साथ आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल है मतलब आपका जो नेबरहुड है, ठीक है, जो आपका नेबरहुड है, मतलब साथी पड़ोसी, साथी संगी, जो भी आप बोलोगे, सभी साथी संगी पड़ोसी, नेबर, ठीक है। फैमिली, आपका परिवार, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, ठीक है, आपका स्कूल, आपके टीचर, ये सभी किसके अंदर आते हैं भाई? ये माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं।
मतलब ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, लघु मंडल के अंदर आते हैं। मीन्स लघु मंडल वो चीज होती है जो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जो हमारे सबसे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ा होता है। तो डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का किसी चीज के साथ, तो वो उस बच्चे का कौन सा होता है, तो पिंकी वो उस बच्चे का होता है कौन सा, माइक्रो सिस्टम। कौन सा होता है, माइक्रो सिस्टम होता है उस बच्चे का। तो क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में कि ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर के लघु मंडल का क्या तत्व नहीं है, या क्या चीज लघु मंडल में आती है, या क्या चीज लघु मंडल में नहीं आती है। तो आपको पता होना चाहिए भाई लघु मंडल में क्या क्या आ रहा है। लघु मंडल में पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब मेरे माता पिता आ गए, मेरे साथी संगी आ गए, ठीक है, मेरे पड़ोसी आ गया, मेरा परिवार आ गया, मेरे टीचर आ गए, स्कूल के फ्रेंड्स आ गए। तो ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, लघु मंडल। मतलब जिनके साथ हमारा डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है, जिनके साथ हमारा हमेशा का एक रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, यहां पर एक एक शब्द आपको समझना है जो मैं लिख रही हूं। रेसिप्रोकल मैंने आपको समझाया था वाइगोस्की में, जो आपसी सहयोग होता है, आपसी जो रिलेशन होता है, आपस में कन्वर्सेशन करके एक दूसरे के साथ जो सीख रहे हो, तो उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनवायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, या जो लर्निंग होती है, वो कैसी होती है भाई, रेसिप्रोकल। जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है कि ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर की जो पहली लेयर है, तो उसके अंदर जो आपका वो है वो कैसा होता है, मतलब एक तरह से इसके अंदर जो आपका वो है लाइक जो डेवलपमेंट होता है, तो वो कैसा डेवलपमेंट होता है। तो ध्यान रखना ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये कैसा होता है भाई, ये रेसिप्रोकल डेवलपमेंट होता है। मतलब इसके अंदर आपका मतलब आपसी एनवायरमेंट होता है, आप टीचर के साथ, बच्चे के साथ, फ्रेंड के साथ, तो मिलजुल कर हम सब कुछ करते हैं। तो मिलजुल कर हम क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसको हम रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इस एज में कैसी इंटरेक्शन होती है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होती है। फिर इस एज में जो चीज होती है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होती है। फिर इस एज में जो मायने रखता है वो बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। फिर इस एज में जो मायने रखता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब द्वि द्वि मतलब क्या बोलते हैं, दो तरफा, जिसको बोलते हैं दो तरफा। बाई डायरेक्शनल को बोलते हैं दिव दिव दिशा, मतलब शुद्ध हिंदी में इसको बोलेंगे दिव दिशात्मक, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि दिव दिशात्मक होता है। खुद की पर्सनैलिटी क्षमताओं के साथ साथ दूसरे की पर्सनैलिटी भी हमें इम्फेक्ट करती है। मान लो मेरे अंदर कुछ बात है, अब मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है और मेरे पेरेंट्स में कुछ पॉजिटिविटी है, तो वो मेरी नेगेटिविटी और मेरे पेरेंट्स की पॉजिटिविटी, मेरे पेरेंट्स की पॉजिटिविटी मेरी नेगेटिविटी को बदल देगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। तो इसके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा सीखता है वो बाई डायरेक्शनल सीखता है, ठीक है। वो क्या सीखता है, बाई डायरेक्शनल सीखता है। तो होप सो पहली एज सबको क्लियर होगी। मतलब ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर की पहली लेयर के अंदर क्या है, वो चीजें हैं जो डायरेक्ट हमको इंपैक्ट करते हैं, जिसके अंदर आपका परिवार, आपके मित्र, आपके टीचर, आपके साथी संगी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, ये सब कुछ आते हैं, जिनके साथ आपका रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है, जिनके साथ आप डायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और बाई डायरेक्शनल उनका रिलेशन होता है, मतलब दिव दिशात्मक उनका क्या होता है, रिलेशन होता है। मतलब दिव दिशात्मक का मतलब दो दिशाएं। इसका मतलब आपके जो व्यूज हैं, आपके पेरेंट्स के कुछ व्यूज हैं, सब कुछ मिल मिला के आपका क्या कर देते हैं, डेवलपमेंट कर देते हैं। आपका सामाजिक, आपका इकोनॉमिक, आपका बायोलॉजिकल, तो सारा डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए इन्होंने इस सिस्टम को बोला है क्या, जैव पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो पहली एज क्लियर हुई भाई सबको, एक बार बता दो फटाफट, पहली एज क्लियर है। तो बात करते हैं दूसरी एज में। हम्म, कोई बच्चा कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर स्कूल आता है या नहीं आता, क्योंकि देखो स्कूल बिल्कुल इसके अंदर आएगा। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपकी प्राथमिक एजेंसी और प्राइमरी, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपकी प्राइमरी एजेंसी में घर परिवार पड़ोसी होते हैं, और जो सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं वो सोशल डेवलपमेंट की होती है। जब सोशल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी वो उसका कंटेंट है, उसमें जो स्कूल है वो सेकेंडरी मतलब एलिमेंट है आपके लिए। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो सामाजिक विकास का कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहां आपका जो स्कूल है वो सेकेंडरी एजेंसी है, लेकिन यहाँ ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो चीजों को कंफ्यूज मत होने देना कभी भी, जिसके हिसाब से जो जिसने बोला है हम वही करेंगे, और वही सही नहीं करते तभी तो हम गलत कराते हैं, ठीक है। ये है आपका पहला स्टेज। दूसरा है मध्य मंडल। दूसरे में कुछ भी नहीं है समझने का। मध्य मंडल मेन तो इसने क्या था,
आपका मीजो ये दिया था, इसने माइक्रो सिस्टम दिया, और इसने सही बताऊं फिर आपका ये दिया जो मध्य मंडल है, मीजो ये क्या बोलते हैं थर्ड वाले को, अरे यार देख मेरा दिमाग, बाह्य मंडल। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम दिया और फिर इसने दिया बाह्य मंडल, मतलब एक्सो सिस्टम। पहले शुरू में कुछ ऐसे कर रहा था, फिर ये कहता ना भाई ना, इनके बीच में भी कुछ होता है। तो जो बीच में होगा तो बस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बीच वाले का नाम क्या होगा, मध्य मंडल। बीच वाले नाम का क्या मतलब होगा, मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, मीजो सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, मीजो सिस्टम बोलेंगे बीच वाले को, मध्य मंडल बोलेंगे, मीजो सिस्टम बोलेंगे बीच वाले को। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो ये वाला है मीजो सिस्टम, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ब्रोन फ्रेन ब्रेनर क्या बोलता है, ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ये बोलता है कि भाई जो आप पहली अवस्था, जो आपका पहला लेयर होता है, ये मीजो सिस्टम सिर्फ उनके साथ आपके घनिष्ठ संबंध बनाता है। देखिए, जब आप पहले लेयर में होते हैं तो बच्चा अपने टीचर से इंटरेक्ट होता है, ठीक है, बच्चा स्कूल गया, पहले लेयर में इतना ही है। लेकिन जब पेरेंट्स उस बच्चे के टीचर से मिल रहे हैं, मतलब जो आपका लेयर 1 है, जब वो लेयर 1 के अंदर रिलेशंस क्लोज हो रही हैं, ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो वो चीज किसके अंदर आ जाती है भाई, मीजो सिस्टम के अंदर। ठीक है, जब लेयर 1 में आपकी चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो वो चीज किस में आ जाती है, वो चीज आपकी आ जाती है मीजो सिस्टम में। ठीक है, वो चीज आपकी किस में आ जाती है, मीजो सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब इसके अंदर क्या है, सिंपल सा, जो आपका पहला है, ये बच्चा है, पहली अवस्था में ये अपने टीचर के पास जा रहा, बच्चा स्कूल जा रहा, स्कूल से घर आ रहा, बच्चा स्कूल जा रहा, स्कूल से घर आ रहा है, तो बच्चे और टीचर का रिलेशन है। लेकिन दूसरी, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये टीचर इस बच्चे के पेरेंट्स से भी मिल रहा है, जो आपका पीटीएम वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका पीटीएम वाला कॉन्सेप्ट है, डेट इज मीजो सिस्टम, वो मीजो सिस्टम है। मतलब इसमें हम उस बच्चे से जुड़ी हुई और पहलुओं से आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मीजो सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मतलब संबंध स्थापित होते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो फैमिली एक्सपीरियंस, जो आपके फ्रेंड, जैसे कि आपके बच्चे का फ्रेंड है, वो बस आपके बच्चे का ही फ्रेंड है पहली एज के अंदर। दूसरी एज में आपके बच्चे का फ्रेंड आपके घर आ रहा है, वो आपसे मिल रहा है, आपसे बातें कर रहा है, तो ये जो आपका एक आपसी रिलेशनशिप, आपसी तालमेल बैठ रहा है, ये मीजो सिस्टम में होता है। तो मीजो सिस्टम में ऐसा कोई घटक नहीं है कि मैं कह दूं ये वाले घटक किस में आते हैं, ऐसा कोई घटक नहीं है मीजो सिस्टम में कि मैं लिख दूं परिवार इसमें आता ना। इसमें जो पहली अवस्था होती है उसके संबंधों को ही आगे बढ़ा जाता है, बच्चे के दोस्तों के साथ, बच्चे के टीचर्स के साथ, एनवायरमेंट के साथ हमारा जो संबंध है और दृढ़ होता चला जाता है, डेट्स इट। बाकी मीजो सिस्टम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम। तीसरा है बाह्य मंडल, जिसको हम बोलते हैं एक्सो सिस्टम। ठीक है, दूसरी एज से आज तक कोई खास क्वेश्चन भी नहीं बना है, बस आपसी संबंध, आपसी तालमेल बढ़ रहा है, तो दूसरी एज है। ठीक है, हाँ हाँ, रेसिप्रोकल टीचिंग वाइगोस्की में पढ़ी थी बेटा हमने, कोहलबर्ग में कहाँ पढ़ी थी मोनिका, वाइगोस्की के अंदर आपने रेसिप्रोकल टीचिंग को पढ़ा था। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, चैप्टर ध्यान से नहीं सुना क्या। मैम ये ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर कौन से चैप्टर में है, ये बेटा अपना अकेला चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है। वैसे बात करें तो बच्चे के डेवलपमेंट में आ गया, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, चलो थर्ड है, थर्ड है क्या नहीं समझ आया, आप लोगों को ये बताओ कि क्या नहीं समझ आया। देखो मैंने क्या बताया, मैं रिपीट करती हूँ, मतलब कम समझ आया, दूसरी एज में क्या ही था, मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको बताया, बिल्कुल समझ आ रहा है, चलो शाबाश। किसी एक दो बच्चे को लग रहा है समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ क्या ही बताया मैंने आपको। आप ये नाम देख के कंफ्यूज हो रहे हो, सबसे पहले तो ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर, इतना बड़ा नाम है अजीब सा, क्यों दुखी हो रहे हो, अगले ने रखा इतना बड़ा नाम, उसके मम्मी डैडी ने, उसको तो नहीं पसंद ये प्रीति श्रुति सोना मोना निशा, नहीं पसंद छोटे छोटे नाम, अगले ने रखा है तो तीर की तरह नाम, ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर। शुरू में तो मैंने 4 बार तो इसका नाम लिखना सीखा था जब मैं पढ़ा करती, तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे होता है, क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तुम्हें कौन सा ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर लिख के आना है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ये एक बंदा है, ठीक है, विकास की बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई, कि जो बच्चा होता है वो पर्यावरण से सीख रहा है, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम से सीख रहा है, खुद से सीख रहा है, हर जगह सीख रहा है। ठीक है,
हर जगह वो बच्चा जो है सीखे जा रहा है। तो वही कह रहा है, जब मेरा बच्चा सीख रहा है तो उसके ऊपर 5 परतें बन जाती हैं। अब तुम परतों को भाड़ में जाने दो, सोचो परतें नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप ये सोचो, जो ये मोटिवेशन के डाउट पूछ रहे हैं, मैं ये लास्ट में आंसर बताऊंगी, सो प्लीज बार बार बेशक कमेंट ना करें, ठीक है। जो टॉपिक चल रहा है उसको बताऊंगी पहले। तो हम मतलब आप सोचो कि 5 लेयर है, आप सोचो मत 5 लेयर है, आप ये सोचो कि ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर 5 प्रकार बता रहा है। बस लेयर समझ नहीं आ रहा, प्रकार समझ लो, दिक्कत क्या है। ये कहता है एक बच्चा एक वातावरण में घूम रहा है, उसके ऊपर ये है, दूसरे ऊपर ये, तीसरे ऊपर ये, चौथे ये, फिर ये, बस यही तो बता रहा है। तो पहले में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है कि उसके साथी संगी घर परिवार वातावरण पेरेंट्स वो उससे कनेक्ट होते हैं, बस। दूसरे में क्या कह रहा है कि जो उनका रिलेशन बनता है, पहले में तो मैं अपने दोस्तों से कनेक्ट हूँ, दूसरे में मेरे दोस्त मेरे मम्मी डैडी से कनेक्ट हो रहे हैं, बस। पहले वाले का इम्प्रूव जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो दूसरी एज है, और तो कुछ बताया ही नहीं मैंने अब तक। इसमें भी भाई तुम्हें इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? चलो, अब तो नहीं होगा किसी को कंफ्यूजन। तीसरा है बाह्य मंडल, उसको हम बोलते हैं एक्सोसिस्टम, ठीक है। तीसरा है बाह्य मंडल, जिसको हम बोलते हैं एक्सोसिस्टम। ये कैसा होता है, देखिए, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो जिन चीजों से प्रभावित होता है वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पर बच्चा जिन चीजों से प्रभावित होता है, जिन चीजों से अफेक्टेड रहता है, वो बच्चे के लिए अप्रत्यक्ष होती हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो वो बच्चे को क्या करती हैं, इनडायरेक्ट अफेक्ट करती हैं, ठीक है। वो बच्चे को क्या करती हैं भाई, इनडायरेक्ट अफेक्ट करती हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, बाह्य मंडल के अंदर, बाह्य मंडल के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, आपको इनडायरेक्ट अफेक्ट करती हैं। मतलब इनडायरेक्ट अफेक्ट का मतलब क्या है, आपसे वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती चीजें, लेकिन वो आपको प्रभावित करती हैं, वो आपको अफेक्टेड करती हैं। तो वो जो चीजें होती हैं वो किसके अंदर होती हैं भाई, बाह्य मंडल में। सोचो कैसे, आपके जो स्कूल का मैनेजमेंट है, ठीक है, आप एक बच्चे हो, यहाँ पर एस्टेट के विद्यार्थी नहीं हो, इस चैप्टर में आप अपने आप को बच्चा सोचो। आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, अब आपकी स्कूल की जो मैनेजमेंट है आपसे तो आके नहीं करती हेलो बेटा, आपसे डायरेक्टली प्रभावित मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट है स्कूल मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन वो स्कूल मैनेजमेंट कुछ भी कर रही है तो उसका प्रभाव तुम पे आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रही है, किसी टीचर को निकाल रही है, कुछ कर रही है, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव बच्चों पे आएगा। डायरेक्ट प्रभाव किस पे आएगा भाई, बच्चों पे आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपका जो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, मतलब आप खुद उसका हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो आपको प्रभावित जरूर करता है। जैसे कि आपके मम्मी पापा का वर्क प्लेस है, ठीक है, आपके मम्मी डैडी का जो वर्क प्लेस है। अब आप ये बताओ, आप थोड़ी ना जाके देखते हो कि आपके पापा कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपकी मम्मा कहाँ जाती है नौकरी करने, आप वहां जाके तो नहीं देखते, लेकिन वहां का माहौल आपके मम्मी डैडी के ऊपर तो होगा ना, और आपके मम्मी डैडी पे वो माहौल है तो वो आपको भी तो प्रभावित करेगा ना, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा। कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है, कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई ये जन कल्याण स्वास्थ्य है, धार्मिक इंस्टीट्यूशंस, तो ध्यान इसमें लिख लो कौन कौन से हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं हमारे शहर की, मान ले किसी शहर में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन है, जो धार्मिक जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और जो आपके मम्मी पापा का वर्क प्लेस है, ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब कोई भी कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो ये सारी की सारी, बाकी मैं अपनी बुक में भी देख लूंगी लास्ट में कि कुछ होगा कोई एक आधा पॉइंट नया तो वो बता दूंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करती हैं भाई, प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करती हैं भाई, प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी चिकित्सा मनोरंजन के साधन देखभाल और कुछ भी है, मतलब इनडायरेक्ट आपको प्रभावित करती है। सपोज आपके पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर हो गया, आपके पापा नई जगह पे चले गए, तो आप तो उस नई जगह को नहीं जानते हो, लेकिन आपके पापा का ट्रांसफर तो आपको अफेक्ट कर रहा है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब चीजें आपको प्रभावित करती हैं, तो वो कौन सा सिस्टम होता है ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर का, वो बाह्य मंडल होता है, जिसको हम एक्सो सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सो सिस्टम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हो गए, आपका कुछ भी है, जैसे आपका स्कूल का कुछ है, आपका मतलब लाइक XYZ कुछ भी है, जैसे जनसंचार है, जो मीडिया होता है, मीडिया, मीडिया बड़ा इफेक्ट डालता है। आप मीडिया से डायरेक्ट प्रभावित थोड़ी ना हो, लेकिन मीडिया ऐसे खबरें देगा, दिन रात पागल बना देगा तुम्हें। अब दिन रात यदि मीडिया आपको पागल बनाएगा, तो आप ये बताओ, आप मीडिया की सुनोगे या नहीं सुनोगे, तो आपके ऊपर असर जाएगा नहीं। सिंपल एग्जाम्पल ले लो, ये जो रोज रोज की खबरें आ रही हैं, कोई HSSC निकाल रहा है, कोई HSSC, कोई HPSC, कोई चैनल कुछ बोल रहा है, आप किससे डायरेक्ट कनेक्ट हो,
उन सबका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इनडायरेक्टली प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है मीडिया का, ठीक है ना। पेरेंट्स की ट्रांसफर हो रही है, कुछ भी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके शहर की, तो हर चीज का आप पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं आप उनसे इंपैक्टेड होते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मीडिया ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर के किस सतह पर आता है, किस मंडल में आता है, किस मंडल के अंदर आता है। तो ये किस मंडल में आ गया भाई, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना, ये एक्सो मंडल के अंदर आ गया बस, कि आपके पापा मम्मी का वर्क प्लेस किस मंडल में आ गया, जो इनडायरेक्ट रूप से चीजें आपको प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा ब्रॉन फ्रेनर का बच्चा जिस अवस्था से डायरेक्टली प्रभावित नहीं होता तो वह अवस्था क्या कहलाती है। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप इजीली उस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी है जैसी, अब एनसीईआरटी है जो अभी हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है भिवानी, आप इससे थोड़ी ना इंपैक्टेड हो, आपका पेपर तो ये बनाएगा, इनडायरेक्ट इंपैक्ट हुआ ना नहीं हुआ। डायरेक्टली आप कौन सा जानते हो भिवानी बोर्ड को, नहीं जानते ना आप, तो आप भिवानी बोर्ड को नहीं जान रहे डायरेक्टली, तो जब आप डायरेक्टली किसी चीज को नहीं जान रहे हो तो इनडायरेक्ट जो चीजें हैं वो आपको इंपैक्ट करती ही करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो आजकल फिल्में बन रही है कुछ है, तो सब चीजें आपको इंपैक्ट कर रही है इनडायरेक्ट, बट आपका डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखेंगे, क्लियर। हाँ जितनी भी ये मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। चलो चौथे नंबर पे है मैक्रो सिस्टम, जिसको बोलते हैं वृहत मंडल, वृहित मंडल। हम्म देखिए वृहित मंडल क्या होता है, वृहित मतलब एक बड़ा समाज, बड़ी सोसाइटी, बड़ी समाज बड़ी सोसाइटी का मतलब आपकी कल्चर, आपके वैल्यूज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर आती है आपकी कल्चर, आपकी वैल्यूज, आपके ट्रेडिशंस, मतलब आपके जो वैल्यूज होती हैं, आपके जो कल्चर होते हैं, आपके जो ट्रेडिशंस होते हैं, ये उसके अंदर आते हैं, किसके अंदर भाई, मैक्रो सिस्टम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आते हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। आपकी जो वैल्यूज होती है, आपके जो कल्चर होते हैं, तो ये जो चीज होती है ये आपके, जैसे कि मान लो अपना इंडिया का कल्चर कुछ और है, मुस्लिम्स का कल्चर कुछ और है, अमेरिका का कल्चर कुछ और है, तो आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर जो अफेक्टेड हो रहे हैं, ब्रॉन फ्रेंड ब्रेन कहता है हर चीज इंसान को धीरे धीरे अफेक्ट करती है। मतलब पहले तो उसके घर परिवार के लोग करते हैं, फिर उनका संबंध बनता है, फिर इंसान को इनडायरेक्ट चीजें इंपैक्ट करने लग जाती हैं, और फिर इंसान जब थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसको कल्चर इंपैक्ट करता है, बिल्कुल इंपैक्ट करता है। आप जिस तरीके के कल्चर में रह रहे हो तो हम उस तरीके के कल्चर में मतलब अपने आप को ढालेंगे। अब कोई जो मुस्लिम है वो तो मतलब सिर से लेके पैर तक अपने आप को खोलते ही नहीं, हिंदू है वो आजकल बदल रहे हैं, और रील्स वाले तो बहुत ही बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब कल्चर है भाई, तो जो जैसा कल्चर में रहेगा उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, ट्रेडिशन अलग है, तो जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो संसाधन वगैरह होते हैं, मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, तो ध्यान रखना वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो समाज, संस्कृति, मूल्य, संसाधन, तो ये जो चीजें होती है ये किसके अंदर आती है भाई, मैक्रो सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये वैल्यूज, कल्चर, सोसाइटी, ये सब किसके अंदर आती है, मैक्रो सिस्टम के अंदर, चौथी अवस्था के अंदर। एंड द लास्ट इज घटक मंडल, एंड द लास्ट इज घटक मंडल। अब देखिए मीडिया डायरेक्ट कैसे अफेक्ट करेगा आपको, धीरज मुझे ये बताओ, मीडिया कैसे डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, आप किस मीडिया से कनेक्ट हो पर्सनली, डायरेक्टली, कहाँ आप मीडिया से डायरेक्ट इंपैक्ट हो, मतलब डायरेक्टली आप मीडिया को बोल सकते हो तूने ये खबर क्यों दिखाई, तूने चीतों के बारे में इतना इतना क्यों दिखाया, कह सकते हो क्या मीडिया को जाके मतलब मीडिया से आप डायरेक्टली नहीं हो भाई, बिल्कुल भी आप डायरेक्टली नहीं हो मीडिया से, ठीक है। हाँ इसको वृहत तंत्र भी बोल सकते हो आप, ठीक है, सूक्ष्म तंत्र, वृहित तंत्र, मध्य तंत्र, तंत्र शब्द भी बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल 100%, 200%। अब है घटक मंडल जिसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम, घटक मंडल जिसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम, ठीक है। घटक मंडल में सी टेट में आया था, ये हर बार आता है, स्टेट में भी आता है, हर एग्जाम में आता है, श्योर आएगा, 200% आएगा। ट्रेडिशन की हिंदी होती है बेटा रीति रिवाज, ठीक है।
इस थ्योरी में कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। घटक मंडल जिसको हम बोलते हैं क्रोनो सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनो सिस्टम। ये क्या होता है, फिर आखिर में ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर कहता है कि बच्चा खुद से प्रभावित हो गया, वातावरण से हो गया, मूल्य से हो गया, रीति रिवाजों से हो गया, इन अप्रत्यक्ष चीजों से हो गया। कहता अब बच्चा किसी के काबू में नहीं है, अब बच्चा अपने हिसाब से बदलेगा। कहते हैं ना, नए दौर का जमाना, नए दौर का बच्चा, और नए तरीके से बदलेगा। अब आप बता दो, आपको किसको शुरू में कंप्यूटर चलाना आता था, आपको कहाँ से मोबाइल आता था? अब तो बच्चा अपने मजे से मोबाइल चलाएंगे, मजे से कंप्यूटर सीखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, क्रोनो सिस्टम होता है जब आप समय के हिसाब से अपने आप को बदलते हो, मतलब वातावरण के साथ परिवर्तन। इसके अंदर कोई घटक नहीं है कि ये वाला घटक है, इसके अंदर क्या है, वातावरण के साथ परिवर्तन। ठीक है, वातावरण के साथ परिवर्तन, मतलब नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी। यदि वातावरण बदल रहा है तो हम क्यों नहीं बदलेंगे, हम क्यों वही पुराने रहेंगे। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो सामाजिक सांस्कृतिक आपकी हिस्टोरिकल कंडीशन है, जो जीवन कर्म की घटनाएं हैं, वो जो है बदल रही हैं। तो आपकी जो सामाजिक सांस्कृतिक घटना, जो आपकी थॉट्स हैं, वो एनवायरमेंट के हिसाब से बदल रही है। जैसे पुराने जमाने में लव मैरिज को बिल्कुल खंडन किया जाता था कि लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, जिसने लव मैरिज कर दी उस छोरी की तो पैर तोड़ देंगे, घर पे नहीं घुसने देंगे। कैसा होता था ना आजकल। और अब देखो आप, अब मुझे लगता है कि लव मैरिज इशू ही नहीं रही, मतलब कुछ के लिए होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज इशू ही नहीं रही। कुछ भी लगा लो, मतलब सेक्सुअल नॉलेज लगा लो, पहले होती भी नहीं थी, बच्चों को शादी हो जाती थी तब भी नहीं होती थी, आज पैदा होते ही बच्चों को हो रही है। तो मतलब समय के साथ जो परिवर्तन आ रहा है डे बाय डे, तो इसके अंदर आपका कोई सोर्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। इसके अंदर क्या है, जो आपको समय के साथ साथ जो सिस्टम में चेंज आ रहा है, तो वो जो चेंज है, इसमें सबसे बड़े चेंज यही है आजकल। ठीक है ना, रिलेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, मैरिज एंड ऑल, तो हर चीजों को बंदा बदल रहा है, थॉट्स बदल रही हैं। अब महिलाओं को देख लो, पहले बेचारियों को तो मतलब शादी हो जाती तो 52 गज का घूंघट काट के पानी ना जाया करती है। तो पहले जमाने में ऐसा होता था। बट अब क्या है, आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में अब मैं आपके सामने खड़ी हूं, डेट इज क्रोनो सिस्टम। पेपर है तेरा, जल्दी आ जाइयो, अंधेरा ना करियो। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, पहले जमाने में औरतें इतना लंबा लंबा घूंघट काटती थी, मैं तो ये समझ नहीं पाती थी यार, वो इतना लंबा घूंघट निकाले, फिर ऊपर दो दो टोकनी रखे, और वो बेचारी कैसे चलती थी। मतलब मैं ऐसे क्यों बोलूं, मेरी मम्मी भी मतलब उस जमाने में थी, बहुत पुराने जमाने में मेरी मम्मी पानी लाती थी। बट मतलब मैं सोचती हूँ कैसे चलती थी, मतलब पुराने जमाने में। अब देखो, ये कस्टम और ये ट्रेडिशन ही तो है, क्योंकि ये कस्टम और ट्रेडिशन ही तो है। अब कोई लड़की जब बाहर नहीं निकलती थी, और अब हम सोशल मीडिया के सामने खड़े हैं, दिन रात आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहां से देख रहे हो, मैं कहां से बोल रही हूँ, तो व्हाट इज दिस, दिस इज क्रोनो सिस्टम। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोनो सिस्टम है। थैंक यू सो मच। हाँ, एक लड़की कह रही जैसे हमारे ऑफलाइन पढ़ाते थे हम, वैसा ही फील अब ऑफलाइन में ऑनलाइन में हो रहा है। दैट इज क्रोनो सिस्टम, ये क्रोनो सिस्टम है। ठीक है ना, तो ये क्रोनो सिस्टम है, सीधी सी बात है। जब आप सोसाइटी के साथ जो है बदल लेते हो तो क्रोनो सिस्टम है। अभी भी हमारे गांव में घूंघट प्रथा है यार, ये तो अब तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मेरी तो सोच ये है, घूंघट की शर्म नहीं होती, शर्म आंखों की होती है। तो ये मेरी नजर में तो ये देखो बिल्कुल मुझे सही नहीं लगते कि ससुर से बहू नहीं बोलती, कुछ ऐसा होता था पहले। यार ससुर इज लाइक फादर, तो ऐसा कैसे, मतलब ससुर से बहू ना बोलो। अब बेचारा घर में ससुर अकेला है, वो कुछ मांग रहा है, वो बहू शर्माती ऐसे ऐसे पकड़ाएगी चाहे उसका चाय से हाथ जल जाए। मतलब ऐसे इतना नहीं होना चाहिए, मतलब फादर फिगर ही तो है। तो मतलब ऐसे नहीं, मेरी तो थॉट खैर इस टाइप की नहीं है। हाँ, मैं अपनी वैल्यूज को मानती हूँ, कल्चर क्यों मानती हूँ, और मैं पुराने जमाने की थॉट की हूँ आज भी, मैं बिल्कुल हूँ। मतलब मैं वही कल्चर, वही वैल्यूज, वही संस्कार, वो सब कुछ मेरे लिए मायने रखता है। लेकिन ट्रेडिशन से फालतू में बंधे रहना, कि जैसे घूंघट में ही रखना, तो ये मुझे तो सही ही नहीं लगता। बंदा अनकंफर्टेबल है यार, कैसे सारे दिन वो काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं तो मेरी बहू को सारी छूट दे दूंगी, भाई कुछ पहन, कहीं फिर, कोई कपड़े, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, घूंघट का तो जमाना ही जालेगा, बहू भी पता नहीं मेरी पसंद से आएगी या नहीं। अभी तो जमाना ही चला गया। ठीक है, तो ये था भाई मतलब ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। हम गांव में नहीं है शर्मिला, मैं तो, मेरी मम्मी 70 ईयर की होने वाली है। मैं तब की बात आ रही हूँ जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी पुराने जमाने में, 20 साल पहले शादी कर देते थे 20 साल की उम्र में।
तब 2-4 साल पानी लेके आई होगी मम्मी, फिर मेरी मम्मी टीचर लग गए थे, फिर हम सिटी में मतलब शिफ्ट हो गए थे। मैं तो हाँ मैं रही हूँ गांव में, बिल्कुल मैं तो बहुत गांव से जुड़ी हुई हूँ। 4th क्लास तक मैं अपने गांव में रही हूँ। मेरा गांव है दुबल माजरा। 4th क्लास तक मैं अपने गांव में रही हूँ, फिर मेरी मम्मी की नौकरी लग गई थी तो हम शहर में शिफ्ट हो गए थे। बट मेरे मतलब मन में तो आज भी है, मुझे तो बहुत प्यार है गांव से, गांव का कल्चर। लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे पसंद नहीं है। हम तो भाई ना अमेरिका के ना लंदन के, हम तो देसी आदमी है बिल्कुल, टू द स्ट्रेट। ठीक है। हाँ। अब नहीं रहते वो, तो मैं 50 साल पुरानी बात बता रही हूँ मम्मी की कि किसी जमाने में, मतलब 40 साल पहले मेरी मम्मी भी कभी बताती है कि हम पानी लेके आते थे, हम हाथ की चक्की से पीसते थे, मतलब मम्मी ने ये सब चीजें देखी हुई हैं। हम तो पैदाइशी हमारे घर में तब पैदा हुए तो हर फैसिलिटी थी। मतलब मम्मी के टाइम की बात बता रही हूँ मैं, कि उन्होंने हर चीज फेस किया। हम तो मतलब ऐसे नहीं है, इतने महान नहीं है भाई, हमारे बस का नहीं है मेरे तो सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, बट आई कैन डू एवरीथिंग। क्लियर भाई। तो ये था ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। तो मैं वैसे ही बुक में देख रही थी कुछ, बुक में कुछ नेगेटिविटी प्रिंट तो नहीं है, ताकि आपको अभी लगे हाथ बता दूं इस चैप्टर का। क्योंकि क्या होता है कि आप कहते हो ना मैम बुक में कुछ हो तो साथ साथ बता दिया करो। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो बुक में साथ साथ क्लियर हो जाए ना, तो आपको बेटर रहेगा। 65 से 68 पेज पे है। ठीक है भाई, तो सीधा सा ध्यान रखना है। यूरी ब्रेन फ्रेंड ब्रेनर थे, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत हम इसको बोलते हैं। आपको बस इसमें ये 5 बातें जो है ध्यान रखनी है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पांचों मंडल याद रखना है, किस मंडल में क्या क्या आता है। पहले मंडल में परिवार, साथी, सहयोगी, कुछ मिसप्रिंट नहीं है, बुक में फर्स्ट क्लास है सब कुछ। ठीक है, माता पिता, परिवार, सहकर्मी से संबंध बन जाते हैं दूसरों में। तीसरे मंडल में आपकी जो पुस्तकालय, चिकित्सा, मनोरंजन, ये सब है तीसरे मंडल में। चौथे मंडल में सामाजिक, सांस्कृतिक, सब कुछ वही है। ठीक है। किसी भी देश में कोई भी युद्ध स्थिति है तो देश का जो वातावरण होता है वो सब चौथे मंडल में आएगा। ठीक है ना, आपके देश में युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब आपके समाज से रिलेटेड कुछ है, तो चौथे मंडल में आएगा। और पांचवे में वही जो समाज के साथ घटनाएं थी। ठीक है। हाँ, तो ये समाज के साथ घटनाएं जो है वो पांचवे में आएंगी। क्लियर। और इसी मॉडल को एक भारत के बंदे ने भी प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था दुर्गानंद सिन्हा। बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ना ही ये क्वेश्चन पूछा गया कभी, ना ही आगे पूछा जाएगा। वैसे बता रही हूँ नॉलेज के लिए, कि दुर्गानंद सिन्हा नाम का एक बंदा था, जिसने कहा कि ये तो अमेरिका का बंदा था ना, तो उसने कहा भाई भारत के बच्चों के साथ भी ऐसे ऐसे ही होता है। ठीक है, भारत के बच्चों के साथ भी ऐसे ऐसे ही होता है। तो ये भी किसने कहा था भाई, दुर्गानंद सिन्हा। कि उसने भी कहा था भारत में भी बच्चे बिल्कुल सेम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो होप सो भाई, ये जो ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर का जो चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डिवोर्स इज अ काइंड ऑफ 4th स्टेज, क्योंकि जो तलाक है वो आपका उसके अंदर आएगा ना, पांचवी, क्योंकि समाज, मूल्य, रीति रिवाज उनसे संबंधित हो गया ना वो। ठीक है। हाँ, तो क्लियर हुआ भाई। तो होप सो दिस चैप्टर इज क्वाइट क्लियर टू यू। मैं पहले वही चैप्टर पढ़ा रही हूँ जो आपको नए नए लगेंगे, जो आपने पढ़े नहीं है, ताकि आप इन वीडियोस को बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, वर्निंग, पर्सनैलिटी तुमने बहुत पढ़ रखा है, तो वो थोड़ी देर में करवाऊंगी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पास पास याद भी रहने चाहिए। ठीक है भाई। हाँ। अब एक जो लड़की है क्वेश्चन पूछ रही है काफी देर से, मैम इंस्पायर और मोटिवेशन वाली जो है सीरीज बता दो। तो बेटा सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका नीड है। सबसे पहले नीड होती है, मतलब नीड है, आपको आवश्यकता है। फिर नीड को ड्राइव मिलता है। ठीक है। ड्राइव के बाद बंदा इंस्पायर होता है, मतलब इंस्पिरेशन। वैसे तो नीड ड्राइव मतलब इंसेंटिव था, बट आप पूछ रहे हो ना इंसेंटिव और इंस्पायर। तो इंस्पायर होता है आपका प्रभावित होना, और इंसेंटिव होता है किसी चीज के रूप में। ठीक है। तो इंस्पिरेशन पहले आएगा और इंसेंटिव बाद में आएगा। ठीक है। एक लड़की पूछ रही है अपसारी अभिसारी थिंकिंग, थिंकिंग वाले चैप्टर में करवाऊंगी। वैसे मैंने बहुत पढ़ा रखी है। अपसारी होती है जो एक चीज को बहुत अलग अलग तरीके से, अभिसारी जो फिक्स होती है। थिंकिंग वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है। हाँ, क्लियर है भाई। एसिड पहले आएगा, वैकेंसी पहले आएगी। 6:15 बजे यूट्यूब पर तुम्हारी हिंदी क्लास जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद यूट्यूब पर आज यही सेशन है, आ जाना देखना। यही तुम्हारे जो भड़कते तड़कते सवाल हैं, एसिड दूं, वैकेंसी दूं, मेवात में टीचर बनूं, क्या करूं, ये तड़कते भड़कते सवालों का जवाब 6:15 बजे यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी क्लास के बाद। अब तुम्हारी तो क्लास अगली हिंदी की। चलो भाई, ठीक है, टाटा बाय। हो गया, समझ में आ गया ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चैप्टर समझ ना आया हो? ठीक है, चैप्टर के बाद ही हम बात करते हैं, उससे पहले बिल्कुल कतई नहीं।